हेलो। तो आप लोगों का कल वाला एसआई का पेपर भी लग गया। 5 और 6 तारीख को जो 2 पारियों में आप लोगों का पेपर हुआ था, तो हमने 5 वाला पेपर सॉल्यूशन करवा दिया। अब जो कल पेपर लगा था आपका 6 तारीख वाला, उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर वाले जो क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग देखिए कि राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के जो क्वेश्चन पूछे हैं इस बार, उन्होंने आरपीएससी का लेवल ज़्यादा टफ नहीं रहा, नॉर्मल रहा। जो पिछले 1 साल से आरपीएससी जो कुछ का लेवल रहा था, वो काफ़ी टफ रहा था। पर इस बार उन्होंने जो हिस्ट्री और कल्चर का लेवल रखा है, ज़्यादा टफ नहीं रखा, एक नॉर्मल रखा है, ना तो हल्का और ये कह सकते हैं कि मीडियम स्तर का रखा है इन्होंने। तो आप लोग देखिए, जो ये पहला ही क्वेश्चन है कि मारवाड़ चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चित्रकला शैली से ये क्वेश्चन आया है। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था पिछले उसमें कि चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चित्रकला इस बार उन्होंने मारवाड़ चित्रकला शैली से क्वेश्चन पूछा है कि मारवाड़ चित्रकला शैली के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो आपको विचार करना है इन पे। देखिए, इस शैली में लाल और पीले रंगों की बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मारवाड़ चित्रकला शैली में लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो लाल पीले रंग बिल्कुल सही है, तो ये कथन बिल्कुल सही हुआ। अपने उत्तर काल में इस शैली में भक्ति चित्रों की प्रधानता रही है। अधिकतर जो चित्र बने हैं मारवाड़ शैली में, प्रेम पर आधारित जितने भी ग्रंथ हैं उन पर आधारित ये चित्र बने हैं। पर आगे जाकर इन्होंने जो मारवाड़ शासक मान सिंह हुए थे, उनमें नाथ संप्रदाय से संबंधित काफी चित्र बने। वो नाथ संप्रदाय के अनुयायी भी थे। तो आगे जाके इन्होंने मारवाड़ शैली में भक्ति के चित्रों को भी प्रधानता रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला है आप लोगों के लिए कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में अक्टूबर नवंबर में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। कल का, इससे पहले पिछली पारी में 5 वाला पेपर था, उसमें भी झालावाड़ से का जो मेला लगता है उसके बारे में पूछा। यहां भी इन्होंने चंद्रभागा जो झालावाड़ में लगता है, झालरा पाटन में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो चंद्रभागा मेला झालावाड़ के झालरा पाटन में आयोजित किया जाता है। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी राजवंश की राजधानी कौन सी थी। आप लोगों को मेरी जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें भी भाटी राजवंश से संबंधित कुछ बताया था मैंने आपको कि भाटी राजवंश जैसलमेर में रहा था। तो यादव वंश से संबंधित ये अपने आप को मानते थे, तो करौली और जैसलमेर थे ये दो रियासतें। तो भाटी राजवंश ने जैसलमेर पर शासन किया था और इनकी राजधानी जैसलमेर से पहले कौन सी थी। तो राव जैसल ने 1155 में जैसलमेर की स्थापना की थी। तो उससे पहले इनकी राजधानी कौन सी थी। तो इनकी राजधानी थी लोद्रवा। ये मंडोर है जो प्रतिहारों की राजधानी रही है, और नागवट प्रथम मंडोर से मेड़ता राजधानी ले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने प्रतिहारों से संबंधित क्वेश्चन में बताया था कि नागवट प्रथम अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता ले जाते हैं।
निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 में राजस्थान में मिला दिया था? मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। तो मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को, तो मत्स्य संघ जब एकीकरण की प्रक्रिया चलती तो प्रथम प्रक्रिया में मत्स्य संघ का ही गठन किया गया था। और मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये 4 रियासतें थी। धौलपुर, करौली। तो जब इनका मत्स्य संघ एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये चल रहा था, मत्स्य संघ का गठन हो गया था, तो इसमें ये था जब इनको राजस्थान में मिलाना था तो ये चर्चा चल रही थी कि भरतपुर और धौलपुर ये यूपी में मिलना, उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रहे थे। तो धौलपुर और भरतपुर की जो रियासतें थी जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही थी, तो आम जनता की राय जानने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर एक समिति का गठन किया कि भाई इन रियासतों की आम जनता क्या चाहती है। तो उसके लिए शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। शंकर राव देव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। और भाई देखिए कि जो धौलपुर और भरतपुर की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है या राजस्थान में मिलना चाहती है। तो इसका निर्णय इस समिति के आधार पर किया। तो इस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसमें यह आया कि भाई भरतपुर और धौलपुर की जनता राजस्थान में मिलना चाहती है। तो शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था और इसी समिति की सिफारिश पर फिर 5वें चरण में, एकीकरण के 5वें चरण में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में मिला दिया गया था। तो शंकर राव देव समिति एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें आर के सिधावा और प्रभु दयाल भी इनके सदस्य थे। तो इनके सदस्य कौन कौन थे? आर के सिधावा और प्रभु दयाल। जब मत्स्य संघ का गठन किया गया तो मत्स्य संघ में शोभाराम कुमावत ये प्रधानमंत्री बने थे। और जब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को राजस्थान में मिला दिया तो बृहत राजस्थान जब बना तो बृहत राजस्थान के जो प्रधानमंत्री बने थे वो हीरालाल शास्त्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हमारे देश के गृह मंत्री थे और इनके अंडर में ही पूरे देश की रियासतों का एकीकरण किया गया था। उसके लिए एक रियासती सचिवालय का गठन किया गया था। तो वो भी पूछा जाता है कि रियासती सचिवालय का प्रमुख कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और रियासती सचिवालय का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। रियासती सचिवालय ये पटेल जी इनके प्रमुख थे और सचिव बनाया गया था, बीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। इन दोनों की का ही एकीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख योगदान है। इनके प्रयासों से ही पूरे देश की रियासतें जो 562 रियासतें थी वो एक देश में कन्वर्ट हो सकी। राजस्थान का निम्न में से कौन सा किला गिरि दुर्ग या पर्वतीय दुर्ग का उदाहरण है?
नहीं है। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, एग्जाम लगी उससे पहले भी कहा था कि आरपीएससी आजकल अधिकतर नहीं पे ज्यादा जोर दे रही है कि क्वेश्चन में बताइए नहीं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग एग्जाम देते समय हमेशा इस पे ध्यान रखिए और नहीं पे गोला कर लीजिए कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा जो गिरि दुर्ग नहीं है, पर्वतीय दुर्ग नहीं है, जो पहाड़ पर नहीं बना। तो देखिए जालोर दुर्ग पर्वत पर बना हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ है ये बना हुआ है, और कुंभलगढ़ है ये बना हुआ है। तो ये नागौर दुर्ग है, एक समतल दुर्ग पर ये बना हुआ है। तो इसमें कौन सा है? नागौर दुर्ग। देखिए राजस्थान में महिलाओं द्वारा परंपरागत रूप से सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों का सही सेट का चयन कीजिए। ये भी बात मैंने कही थी कि अधिक सभी एग्जामों में चित्रकला और आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है चित्रकला से और आभूषणों से। तो मैंने कहा था कि इनको आप अच्छे से कर लीजिए, और हमने बताया भी था आप लोगों को। तो इन्होंने सिर के आभूषण पूछे हैं जो महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। तो देखिए बोर, पोट, नेवरी और चौप। आप जानते हैं कि नेवरी पैरों में पहना जाता है, चौप नाक का आभूषण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर देखिए बोर, शीश फूल, रखड़ी और टीकला, ये बिल्कुल चारों सही है। तो सिर के पहने जाने वाले ये आभूषण, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं, बोर, शीश फूल, झेला, टीकला। झेला कान का आभूषण है, तो ये गलत हो गया। अगला बोर, शीश फूल, झेला, हाकर, ये भी झेला यहां आ गया तो कट हो गया। तो इसमें बी सेकंड ऑप्शन सही है। देखिए संतों से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संत रामचरण से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो संत रामचरण के बारे में इन्होंने कथन दिए हैं और उसके बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो है संत रामचरण का जन्म जयपुर के निकट सोडा नामक या सूरसेन नामक गांव में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जयपुर के पास सोडा नामक गांव में संत रामचरण का जन्म होता है। दूसरा सेकंड है संत रामचरण का निधन राम नाम का जपते हुए, भगवान राम का नाम लेते हुए भीलवाड़ा के शाहपुरा में वर्ष 1798 में निधन हो गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि राम का नाम लेते हुए जपते हुए इनका भीलवाड़ा के जो शाहपुरा है वहां 1798 में निधन हो गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। तो ए और दोनों कथन इसके सही है। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोहागढ़ किला, तो लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर में। तो भरतपुर, इस लोहागढ़ किले के संबंध में इन्होंने कथन दिए हैं। तो देखिए उत्तरी द्वार, जो लोहागढ़ का उत्तरी द्वार है वो अष्ट धातु कहलाता है, दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है। देखिए उत्तरी द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता है और दक्षिणी द्वार अष्ट धातु कहलाता है। अब आप लोगों को ये तो पता लग ही गया होगा कि इन दोनों कथनों में से तो एक ही सत्य हो सकता है, दोनों तो कथन सत्य नहीं हो नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा उत्तरी द्वार है वही अष्ट धातु का अष्ट धातु, इसका जो दरवाजा है अष्ट धातु से बना हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला अष्ट धातु दरवाजा महाराजा सूरजमल द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। अष्ट धातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली के लाल किले से लाया गया था। अब इन दोनों कथनों में से भी एक ही कथन सत्य होगा। तो देखिए ये अष्ट धातु का जो दरवाजा है
दिल्ली के लाल किले से लाया गया था और जवाहर सिंह के द्वारा ही ये लाया गया था। तो इसमें फर्स्ट और फोर कथन सही है। ये चौथा ऑप्शन फर्स्ट और फोर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। जब पूरे देश में 1857 की क्रांति हुई तो कहां से प्रारंभ हुई? तो देश में 1857 की क्रांति 10 मई को हुई थी, 10 मई 1857 को, और वो हुई थी मेरठ में। कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ में 10 मई को। जबकि राजस्थान में 28 मई को हुई थी और हमारे यहाँ नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुई थी। अगला है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जी ये बिहार के आरा से संबंधित है, बिहार के। तो इन्होंने तो बिहार में आरा में क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और कानपुर में जो नेतृत्व किया था नाना साहब ने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि लखनऊ में जो विद्रोह किया था अवध की बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान द्वारा किया गया था। हमने अभी देखा कि बिहार में जो क्रांति का नेतृत्व है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, तो ये भी गलत है। तो इसमें ए सही है और सी सही है, ए और सी सही है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल जो सिंध के लरकाना में स्थित है, अगर सिंध के जो लरकाना क्षेत्र है उसमें स्थित है, और सिंध में है मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में ये महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, तो इसे मुर्दों का टीलों के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर की निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? आप देखिए कि जो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो किस विजय के उपलक्ष्य में ये निर्माण करवाया गया था? आप लोगों ने देखा होगा कि नागौर दरबार अकबर ने कब लगाया था? तो नागौर दरबार अकबर ने लगाया था 1570 में। इसी दौरान उसने गुजरात विजय भी की थी। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कुषाण सम्राट कनिष्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने असत्य कथन के बारे में पूछा है कि जो कुषाण शासक कनिष्क है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा उन्होंने कश्मीर में एक बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। ये बात बिल्कुल सही है, कनिष्क ने एक बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। उनका उत्तराधिकारी वसुमित्र था, ये बिल्कुल गलत है। हुबिस्क उनका उत्तराधिकारी था। उन्होंने पेशावर में एक मठ विशाल स्तूप बनवाया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसका नाम था शक संवत,
जिसे कनिष्क संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें असत कथन सेकंड नंबर का है। उन्नीस में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये इन्होंने पूछा है कि 1922 में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इन्होंने जो ब्रिटिश सरकार ने चुनाव कराने की जो घोषणा की थी उसके अंतर्गत इन्होंने चुनावों में भाग लिया था। तो इसके लिए ही इन्होंने अलग पार्टी का गठन किया था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन। तरुण बंगाल आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। तो तरुण बंगाल आंदोलन है, यंग बंगाल या तरुण बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो इस आंदोलन का जो जनक है हेनरी विवियन डेरिजियो। ये बात बिल्कुल सही है कि हेनरी विवियन डेरिजियो ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। पर यह आंदोलन 20 की जगह 26 में शायद 26 से प्रारंभ किया था। डेरिजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। इन्होंने हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में कार्य किया था। तो इसमें केवल 20 सत्य है, तो चौथा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन 1954 में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था जब हम कर रहे थे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, और इनके सदस्यों के बारे में भी आपको बताया था कि देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बढ़ गई थी देश में कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, और इसे ही हमें भारत सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो इस समस्या का निजात पाने के लिए, इस समस्या से तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया कि भाई क्या किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का तरीका सही नहीं है, तो इसको कैसे रोका जाए। तो एक समिति का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे न्यायाधीश फजल अली आयोग के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली थे। तो ये फजल अली आयोग के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके दो सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर, ये इसके दो सदस्य थे। तो देखिए इसमें वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो वल्लभ भाई पटेल तो हमारे गृह मंत्री थे। तो इसका ऑप्शन गलत है, जो असत्य है उसमें वल्लभ भाई पटेल है। और ये देखिए आगे भी ध्यान रखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में गठित है, तो इसके दो सदस्य हैं हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो प्रांतों के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी, यही कथन गलत है, क्योंकि प्रांतों के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल नहीं करता था।
आगे देखते हैं। यह गवर्नर जनरल का विवेकाधिकार था कि वह संघीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करे। सही है। महामहिम संघीय विधायिका के घटक थे जिनका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, यह भी सही है। अगला है कि संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, यह भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है। ये आपके जो कल राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर और इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उनका हमने आपको ये सॉल्यूशन करवा दिया है। और आगे ध्यान रखिए, हम कल से एक नई रणनीति के साथ आप लोगों के लिए राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का बैच प्रारंभ कर रहे हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का पूरी डिटेल कल से हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ध्यान रखिए, अब हमारी डेली क्लासें होया करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।